हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं आपसे गौतम और ये हमारी 9th क्लास है। इससे पहले हमने इसकी जो है 8 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और जो हमारा रिसेंट टॉपिक था 8 क्लास का, अभी वो 8th क्लास का, वो था हमारा पोर्ट्स और वाटरवेज। ठीक है, पोर्ट और वाटरवेज हमने नेशनल वाटरवेज उन सब के बारे में देखा था। ठीक है, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर हमको नेक्स्ट वीडियो कब मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो नहीं मिल रही है। तो उन सबको मैं बोलना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट में जाना सीख लें, प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ से जाके आप नेक्स्ट वीडियो पा सकते हैं। अगर आपने क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, इसके बावजूद आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो जो बेल आइकन होता है वो बेल आइकन आप दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ऐसी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने शुरुआत में ही डिस्कस कर दिया। ठीक है, आज हम देखेंगे जो हमारी मल्टीपर्पज़ क्या कहते हैं परियोजनाएँ हैं, जो हमारी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब हम देखेंगे बेसिकली बांधों के बारे में। ठीक है, बांध और सिंचाई से रिलेटेड जो मल्टीपर्पज़ क्या कहते हैं परियोजनाएं हैं, उनको मल्टीपर्पज़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो आपका बांध बनता है, जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है, वो आपका क्या कहते हैं एक तरीके से इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए आपको पानी प्रोवाइड करता है, सिंचाई भी करवाता है और वहाँ से क्या कहते हैं बिजली भी, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। तो इस वजह से ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों को एक साथ पूरा कर रही होती है कोई एक सिंगल परियोजना, कोई एक सिंगल स्कीम, इसलिए इसको बोला जाता है बहुउद्देशीय या मल्टीपर्पज़। ठीक है, बात करें अगर प्रीवियस क्लास के कोई डाउट्स की, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट नहीं था प्रीवियस क्लास में। सब वही कमेंट्स थे कि सर प्लेलिस्ट कैसे मिलती है, ये वो इस टाइप के डाउट्स थे। मतलब कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट नहीं था जो डिस्कस किया जा सके यहाँ पर। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है मल्टीपर्पज़, मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हम आज देखेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है हमारा वो ये है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू कंसीडर्ड दीज प्रोजेक्ट्स एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, जो हमारे पहले क्या कहते हैं प्रधानमंत्री थे, पहले पीएम थे, उन्होंने क्या कहा था कि हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं, आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ये परियोजनाएं जो हैं ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, क्योंकि इनसे हमारा जो आपका मॉडर्न इंडिया है वो बनने वाला है, उनका ये कहना था। सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है वो बस एक हिस्ट्री के हिसाब से एक चीज़ लिख दी है, आप याद रखिए कि जो पहला रिवर प्रोजेक्ट था वो कौन सी नदी पे बना था, वो टेनिसा नदी पे बना था। ठीक है, टेनिसा रिवर, टेनेसी या टेनेसी बोल लीजिए, टेनेसी रिवर पे बना था। ठीक है, फर्स्ट टेनेसी रिवर थी। टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट ऑफ यूएसए वाज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला प्रोजेक्ट जो था वो यूएसए में बना और वो बना कौन सी, टेनेसी नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट है कि बैरेज और डैम में अंतर क्या होता है। ठीक है, दो आपने क्या कहते हैं टर्म सुने होंगे, बैरेज एंड डैम। तो बैरेज का मतलब क्या होता है, बांध और या आपका क्या कहते हैं डैम मतलब बांध और बैरेज मतलब होता है, एक बैरेज को हिंदी में बैरेज ही लिखा जाता है। ये बेसिकली होता क्या है, जैसे आपकी नदी कहीं से बहती हुई आ रही है। ठीक है, ये आपकी नदी है जो बहते हुए चली आ रही, नीचे की तरफ उतर रही, तो क्या करते हैं यहाँ पर एक चैनल लगा दिया जाता है। ठीक है, एक क्या कहते हैं एक तरीके से एक गेट लगाया जाता है पूरा, जहाँ से वाटर के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इस फ्लो को, जो वाटर का फ्लो है ये, इसको कंट्रोल किया जा सके, जब चाहे वो इसको ओपन करें और जितना चाहे उतनी मात्रा में पानी को भेजा जाए। ये जो होता है इसको बोलते हैं बैरेज। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है हमारा वो है ब्यास नदी। जो ब्यास नदी है आपकी, ब्यास नदी जब आके सतलुज से मिलती है, मैंने आपको बताया था कि सतलुज जो है वो नीचे एक मतलब बड़ी रिवर है, जो सतलुज एक बड़ी रिवर है, उसमें ब्यास ऊपर से आके मिलती है पंजाब के हरी नाम की जगह पे। ठीक है, वो एक बैराज ही है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसका नाम है हरिके बैराज। ठीक है, वो बैराज जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ हरिके बैराज है। ठीक है, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से ब्यास नदी और इसके इन दोनों के पानी को कंट्रोल किया जाता है और फिर यहाँ से आपकी जो सबसे क्या कहते हैं बड़ी है नहर है, कृत्रिम नहर जो बनाई गई, इंदिरा नहर, जो जाती है आपकी राजस्थान में जाती है, राजस्थान के मरुस्थल तक जाती है, वो यहीं से निकाली गई है। ठीक है, वो पूरा क्या कहते हैं हरियाणा से होते हुए राजस्थान तक गई हुई है। ठीक, तो जो बैराज होता है वो एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए होता है, पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। और डैम जो होता है, डैम बहुत बड़े होते हैं एरिया वाइज, और डैम एक तरीके से जैसे मान लीजिए कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, ये रिजर्वायर है, मान लीजिए ये रिजर्वायर है पूरा, इसको रिजर्वायर बोल लीजिए। तो अगर ये रिजर्वायर है तो यहाँ पे कहीं होगा ऐसे डैम होगा, जो मतलब डैम भी बेसिकली क्या होता है, डैम एक होती है लाइन होता है, एक तरीके से कह लीजिए एक कंक्रीट का बना हुआ पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे गेट होते हैं, और ये भी पानी का कंट्रोल ही करने के लिए होता है। लेकिन अंतर क्या है कि वो बहती हुई नदी में क्या कहते हैं नदियों का रुख मोड़ने के लिए, पानी डाइवर्ट करने के लिए था,
ये पानी को सिर्फ डाइवर्ट करता है, उनका रुख मोड़ता है। ये क्या होता है, एक किसी बहुत बड़े संग्रहित क्या कहते हैं, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इकट्ठा कर रखा गया है, तो उसमें से यहाँ से नहरें निकलती हैं और क्या कहते हैं एक तरीके से सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है जब जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से। तो बांध एक बहुत बड़ी परियोजना है। और बैराज जो है एक तरीके से एक छोटी सी रास्ते में एक तरीके से अवरोध है किसी नदी के रास्ते में, जहाँ से उसको पानी का फ्लो कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर लीजिए कि डैम और रिजर्वायर सेम नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा भाखड़ा नागल का जो डैम है उसको बोलते हैं गोविंद सागर, ठीक है, वो है गोविंद सागर। तो जो गोविंद सागर है वो क्या है, वो जगह है जहाँ पर पूरा पानी इकट्ठा हुआ है। और डैम क्या होता है, डैम किसी एक जगह पे ओपनिंग होगी उसकी, जहाँ से पानी छोड़ा जाता है। तो वो होता है वो जो क्या कहते हैं, वो जो एक तरीके से कंक्रीट की बनी हुई दीवार होती है, बड़ी सी मोटी सी दीवार होती है, उसको बोला जाता है डैम। वो होता है आपका बांध, उसको बोला जाता है बांध। और जो जहाँ पानी पूरा इकट्ठा होता है उसको बोला जाता है रिजर्वायर। तो रिजर्वायर की अगर हिंदी की बात की जाए तो वो है जल संग्रहण क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या कहते हैं, ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है, जल संग्रहण क्षेत्र। अब हम बढ़ते हैं अपने क्या कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी बांध हैं और उनकी नदियों के बारे में, साथ साथ में मैं स्टेट्स भी बताता चलूँगा। और हमेशा की तरह जो ये लिस्ट होगी ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, मतलब एक तरीके से मैप में आपको जो देखने में आपको आसान रहे, याद करना थोड़ा सा आसान होगा। और साथ साथ में एक सिस्टम चलने में क्या होगा कि जो सेम नदियाँ हैं उनकी जो परियोजनाएँ हैं एक साथ आ जाएंगी, ठीक है। तो पहला आपका सबसे पहला जो पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर के दो हैं जो चेनाब नदी पर पड़ते हैं और एक आपका पड़ेगा झेलम नदी पर। जो फर्स्ट है हमारा बागलिहार, ठीक है, बागलिहार या बगलिहार जो आपको सही लगे पढ़ सकते हैं आप, स्पेलिंग सामने लिखी हुई है, ठीक है। तो वो है आपका चेनाब नदी पर। जो नेक्स्ट है सलाल, वो भी है चेनाब नदी पर। ये दोनों चेनाब नदी पर हैं। और लास्ट वाला जो उरी काफ़ी फेमस नाम है, इस पर मूवी आने वाली है जस्ट अभी, उसी उरी के नाम से ही, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक का कुछ दिखाया गया है। तो वो जो है वो झेलम नदी पर है। ये तीनों हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, तीन हैं जम्मू एंड कश्मीर के। अभी जो इंपॉर्टेंट वन होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं आपको मैप में दिखाऊंगा साथ में, और उनकी जो विशेषताएं हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ लोगों को वीडियो बहुत बोरिंग लग जाता है क्योंकि सब चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं जाननी होती, तो मैंने पहले पूरी लिस्ट दे रखी है, जो इंपॉर्टेंट हैं उनकी लिस्ट दे रखी है। ये ऐसी बात भी नहीं है कि जो जितने लिखे हुए हैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी कुछ आपसे पूछा जा सकता है अगर कोई प्रश्न पत्र जो है आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डीप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो भांगड़ा नागल काफ़ी फेमस है, इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। बस याद रखिए कि सतलुज रिवर पे है ये, ठीक है, ये सतलुज रिवर पे है भांगड़ा नागल। सतलुज रिवर एक तरफ से आती है, पूरा क्या कहते हैं गोविंद सागर में पूरा है रिजर्वायर है, उसमें पूरा पानी इकट्ठा होता है, फिर क्या कहते हैं भांगड़ा बांध से वहाँ से आगे बढ़ती चली जाती है, फिर से निकल जाती है वहीं से, ठीक है। तो जो रिजर्वायर है गोविंद सागर वो इस तरीके से कुछ है। ये है आपका पंजाब में, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल और पंजाब की बाउंड्री पे है, स्पेशली ये हिमाचल प्रदेश में और सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है पंजाब को, ठीक है। नेक्स्ट जो है रंजीत सिंह सागर। रंजीत सिंह आप जानते होंगे, राजा रंजीत सिंह जो थे वो क्या कहते हैं सिखों के सबसे बड़े एक तरीके से कह लीजिए राजा रहे हैं, उन्होंने पूरा यूनाइट किया था एक साथ। तो राजा रंजीत सिंह ये है रावी नदी पर और ये है पंजाब में आपका, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं उत्तराखंड के तीन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तेहरी बांध है, ठीक है। जो तेहरी नदी बांध परियोजना थी, या कह लीजिए तेहरी नदी का जो तेहरी बांध है, तो वो क्या है, वो पूरा आपका भागीरथी और भिलंगना, ये जो दो नदियां हैं उनके संगम पे बना हुआ है, एक तरीके से इनके संगम पे बना है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो मैं आपको भी आगे बता दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट परियोजनाओं में से एक है तेहरी, और इसी के तहत बनाया गया था, इसी के तहत अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं है। ये है आपका कोटेश्वर भागीरथी, ये कोटेश्वर बांध है जो भागीरथी पे बना हुआ है, ठीक है। ये दो हैं उत्तराखंड के, और एक और उत्तराखंड में है वो है लाखवार बना है आपका यमुना नदी पर, ये थोड़ा सा इससे अलग है, ठीक है। ये तीन है आपके उत्तराखंड के। उसके बाद अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में है रिहांद, जो रिहांद रिवर पे ही है। और अब हम बात करते हैं कुछ और की बात, और लिस्ट देखते हैं। तो इसमें जो आता है, इसके बाद आता है आपके चंबल का, जो पूरी चंबल परियोजना है उसके तहत जो तीन बांध बने हुए हैं वो तीनों लिखे हुए हैं, इसको मैं अलग से पढ़ाऊँगा अभी। उसमें से दो आपके राजस्थान के अंदर हैं और एक मध्य प्रदेश के अंदर है। तो सबसे पहले अगर नीचे से देखा जाए तो पहले मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा मैंने बताया चंबल नीचे से होते हुए फिर आती है यहाँ पर यमुना से मिलती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से अगर बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में आपका है गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर डैम है। उसके बाद क्या कहते हैं जवाहर सागर है। ये सीक्वेंस वाइज थोड़ा पहले राणा प्रताप सागर पड़ता है, उसके बाद आता है जवाहर सागर, ठीक है। पहले यहाँ पर पड़ेगा आपका गांधी सागर, फिर आप आ जाएंगे राजस्थान की बाउंड्री के अंदर, तो यहाँ पर एक पूरा डैम पड़ेगा, यहाँ पे एक रिजर्वायर रहता है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर, ठीक है। ये राणा प्रताप सागर है और यहीं पे आपका डैम मिलेगा, राणा प्रताप सागर डैम,
ठीक है। और जब चंबल नदी और आगे बढ़ती है, कोटा के आसपास लगभग आ जाती है, तो यहाँ पे आपका एक क्या कहते हैं डैम मिलता है छोटा सा, उसका नाम है जवाहर सागर। ठीक है, जवाहर सागर डैम। तो ये 3 परियोजनाएं हैं आपकी चंबल रिवर पे, जिसमें से 2 हैं राजस्थान के अंदर और 1 है मध्य प्रदेश के अंदर। अब हम बात करते हैं नर्मदा की, क्योंकि रिवर्स वाइज आपको याद करना थोड़ा सा आसान होगा। अगर आप रिवर्स पे ध्यान से देखेंगे, नदियों को ध्यान से देखेंगे, तो आपको जो ये क्या कहते हैं जितनी बांध परियोजनाएं हैं ये आसानी से याद हो जाएंगी। रिवर का जो फ्लो है वो याद करिए, उस हिसाब से आपको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो नर्मदा की बात करें तो सबसे पहले पड़ता है आपका ओमकारेश्वर, फिर इंदिरा सागर। इंदिरा सागर इंडिया का सबसे बड़ा क्या कहते हैं सबसे बड़ा रिजर्वायर है। इंदिरा सागर इंडिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर है। और सेकंड नंबर पे आपका पड़ेगा गोविंद सागर। ठीक है, तो इंदिरा सागर सबसे बड़ा रिजर्वायर है, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, ये है नर्मदा पर। और फिर पहले ओमकारेश्वर, फिर इंदिरा सागर, और उसके बाद क्या कहते हैं बहुचर्चित ये परियोजना थी, काफ़ी इस पर बवाल हुआ था, काफ़ी क्या कहते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था। ये है आपका क्या कहते हैं सरदार सरोवर नर्मदा पर, ये है गुजरात के अंदर। ठीक है, इस पर काफ़ी मतलब विवाद हुआ था, तो लेकिन फाइनली ये क्या कहते हैं मंजूर हो गया और अभी क्या कहते हैं एक तरीके से बन के तैयार हो चुका है। फिर आपका उकई, ये दोनों गुजरात के अंदर हैं, उकई और सरदार सरोवर। उकई बना है आपका ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी को इंग्लिश में तापी लिखा जाता है, इसको ताप्ती लिखते हैं, ताप्ती रिवर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लंबा है ये है आपका हीराकुंड, ये है आपका महानदी पर, महानदी उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट है आपका कोयना डैम है महाराष्ट्र के अंदर, कोयना डैम महाराष्ट्र के अंदर है। कोयना रिवर के बारे में मैंने आपको बताया था कि महाबलेश्वर से 5 नदियाँ निकलती हैं। महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर क्या कहते हैं महाराष्ट्र में ही है, एक प्लेस है महाबलेश्वर जहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, उसमें से एक थी कोयना। ठीक है, कोयना भी एक थी, और कोयना डैम जो है वो कोयना रिवर पे ही है महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक ही थे और उनके जो डैम है दोनों में फैले हुए हैं। तो पहला जो है श्रीसलाम, वो भी क्या कहते हैं कृष्णा रिवर पर है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के अंदर है, दोनों की बाउंड्री में आता है। फिर है नागार्जुन सागर, जो फिर से कृष्णा रिवर पे ही है और दोनों बाउंड्रीज में, दोनों स्टेट्स की बाउंड्री में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है मंटूर डैम, जो मंटूर डैम है ये आपका कावेरी रिवर पे है और ये तमिलनाडु का इकलौता बड़ा डैम। काफ़ी डैम और भी हैं, ऐसा नहीं है कि और डैम नहीं है, बड़े डैमों में से ये जो डैम लिखे हुए हैं यहाँ पर ये सब काफ़ी बड़े डैमों में से एक हैं। ठीक है, और केरला पे 2 हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका है मुल्ला परियार, ये सहायक नदी पर है, परियार रिवर की एक सहायक नदी पर है, लेकिन बेसिकली इसको बोला जाता है कि परियार रिवर पे ही है। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको दूसरी रिवर आएगी जिसको मुल्ला परियार ही बोला जाता है। ठीक है, वो रिवर ही नाम है उसका मुल्ला परियार, तो उसी रिवर पे है, वो सहायक नदी है किसकी, आपकी परियार जो नदी है उसकी, तो इसको बोला जाता है परियार रिवर पे ही। आपको याद करना भी आसान होगा, लेकिन मैंने साथ में और चीज़ बता दी, तो अगर ऑप्शन में मुल्ला परियार आ जाता है तो आप उसको टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इदुक्की। इदुक्की अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था क्योंकि इदुक्की से जब पानी छोड़ा गया तो केरल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। बाढ़ तो पहले भी आ चुकी थी और डैम की जो एक क्या कहते हैं क्षमता होती है उससे पार हो चुका था, तो इस वजह से वहाँ से पानी छोड़ दिया गया था और केरल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। ठीक है, तो ये बहुत फेमस हो गया था उस टाइम पे। इदुक्की रिजर्वायर जो है, इदुक्की का रिजर्वायर भी है, इसी नाम से है इदुक्की रिजर्वायर। और इदुक्की डैम या इदुक्की आर्क इसलिए क्योंकि इसका जो डैम है वो पहला या शायद भारत का शायद इकलौता डैम है जो आर्क में है। ठीक है, डैम अधिकतर कैसे होते हैं, सीधी एक लाइन में बनाए जाते हैं। ठीक है, सीधी एक लाइन में होते हैं, इनकी दीवार जरूर ऐसी होती है, दीवार का अगर देखेंगे स्ट्रक्चर तो ऐसे होता है, नीचे की तरफ आते आते चौड़ी हो जाती है, क्यों, वो होती है प्रेशर की वजह से। ठीक है, नीचे हाई प्रेशर रहता है, इस वजह से नीचे चौड़ी होती जाती है। लेकिन जो ये वाला आर्क है, इदुक्की आर्क है, इसका जो ऊपर की लाइन है वो सीधी ना होकर ये आर्क में है, तो इसको इदुक्की आर्क भी बुलाया जाता है। ठीक है, ये इसका सेकंड नाम है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बांध जिनको मैंने आपको डिस्कस किया पहले। इसके बाद देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट जो क्या कहते हैं आपकी परियोजनाएं थी या कह लीजिए प्रोजेक्ट्स थे। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, इनमें बांध भी आएगा, इनके साथ में और भी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, कुछ जानकारियाँ स्पेशल होंगी जो मैं आपको इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो पहली है हीराकुंड। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि महानदी ये पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि महानदी को क्या है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ के दिखा देता हूँ। अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ ओडिशा दैट चेंज्ड द स्टेटस ऑफ महानदी ऑफ बीइंग सौरो ऑफ ओडिशा। ठीक है, ओडिशा को मतलब महानदी को क्या सौरो ऑफ ओडिशा कहा जाता था, और फिर जब ये प्रोजेक्ट आया आपका कहते हैं हीराकुंड प्रोजेक्ट जब बना, उसके बाद डैम बनाया गया, बहुत लंबा डैम बनाया गया, दुनिया का सबसे लंबा डैम है 25.8 किलोमीटर का। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा डैम बनाया गया, तो वो जो है एक तरीके से वाटर को कंट्रोल किया वहाँ से, और वो जो महानदी एक तरीके से उड़ीसा की क्या कहते हैं उड़ीसा को दुख बन के बैठी हुई थी, उसको इरिगेशन के लिए और उसको क्या कहते हैं बिजली प्रोडक्शन के लिए सब तरीके से उसका पानी यूज़ किया जाने लगा। तो ये जो क्या कहते हैं डैम था,
एक तरीके से उड़ीसा का क्या कहते हैं भाग्य बदलने वाला डैम था, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है, हीराकुंड डैम इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड हैविंग द लेंथ ऑफ 25.8 किलोमीटर्स, ठीक है। इसकी जो लेंथ है 25.8 किलोमीटर की, इसमें पूरा क्या कहते हैं एक तरीके से बांध वैसा नहीं है, कंक्रीट का बना हुआ पूरा नहीं है, दोनों साइड पे उस बांध को सपोर्ट करने के लिए मिट्टी के वो बनाए गए हैं, ठीक है। एक तरीके से कह लीजिए क्ले का एक बाउंड्री बना दी गई है, उस बाउंड्री को पूरा कवर किया जाता है, पूरा बाउंड्री एक साथ जोड़ लिया जाता है, तब होता है आपका ये 25.8 का, ठीक है। 25.8 किलोमीटर के साथ ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। नेक्स्ट जो है आपका फरक्का नागल या भांगड़ा नागल, इसको बोलते हैं भांगड़ा नागल प्रोजेक्ट। भांगड़ा नागल प्रोजेक्ट जो है आपका ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री पर है। तो ये जो भांगड़ा नागल बांध एक साथ बोले जाते हैं, तो ये एक ही बांध नहीं है, ठीक है। एक रिजर्वायर है, जैसे मैंने बताया था आपका गोविंद सागर रिजर्वायर, वहाँ से जो क्या कहते हैं सतलुज आती है इधर से पहले, और फिर जहाँ सतलुज निकल रही होती है उस गोविंद क्या कहते हैं रिजर्वायर से, वहाँ पे है भांगड़ा। और उसी क्या कहते हैं नदी में आगे जाके एक और बांध बनाया गया है जिसको आपका बोला जाता है नागल, ठीक है। तो इनको एक साथ लिया जाता है इसलिए क्योंकि दोनों एक ही नदी पर हैं और इसीलिए बोला जाता है इनको भांगड़ा नागल। मैं भी आपको मैप में दिखा दूंगा, ठीक है। ये सतलुज रिवर पर है और इसकी जो हाइट है ये सेकंड हाईएस्ट डैम है, अगर वो क्या कहते हैं उसकी बात की जाए हाइट वाइज, एल्टीट्यूड की बात की जाए, समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए, तो ये सेकंड हाईएस्ट है 225.55। अब इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई लोग बोल सकते हैं ये थर्ड पर है क्योंकि एक और डैम है, लेकिन वो काफ़ी छोटे डैम हैं। अगर हम मेजर डैम्स की बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है, एशिया का। इससे ऊपर जो है वो भी कौन सा, वो भी तिहरी डैम है। तिहरी डैम वो 261 मीटर की हाइट पर है, वो भी इंडिया में ही है। इंग्लिश में अगर बात करें, बोथ द डैम्स भांगड़ा एंड नागल आर एट सतलुज रिवर एंड इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट डैम विथ 225.55 मीटर ऑफ एशिया, ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा डैम है। एंड आफ्टर द तिहरी डैम, ठीक है, टिहरी डैम के बाद है। द रिजर्वायर ऑफ दिस डैम इज नोन एज गोविंद सागर डैम, जिसको मैंने बार बार बता दिया है। एंड गोविंद सागर डैम इज टू बी कंसिडर्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ इंडिया आफ्टर इंदिरा सागर डैम ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। इंदिरा सागर डैम जो मध्य प्रदेश का, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बताते समय, शुरुआत के जो पॉइंट थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोनों ये कहाँ पर हैं, हीराकुंड और भांगड़ा नागल प्रोजेक्ट। अगर ओवरऑल मैप में देखें तो ये हमारा इंडिया है पूरा। इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पर दिखेगा आपको उड़ीसा राज्य, ठीक है, ये उड़ीसा राज्य है पूरा। और इसमें आपको दिखेगा महानदी के ऊपर एक बहुत बड़ा यहाँ पे दिख रहा होगा रिजर्वायर दिख रहा होगा, ये है रिजर्वायर हीराकुंड का, ठीक है, हीराकुंड का रिजर्वायर है। और इस रिजर्वायर का अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें क्या कहते हैं महानदी आती है इधर से, छत्तीसगढ़ साइड से महानदी आएगी, क्योंकि जो महानदी का ओरिजिन है वो छत्तीसगढ़ में ही हुआ है, मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में। तो इधर से आई है आपकी, ये है आपकी नदी क्या कहते हैं महानदी, और ये है आपका रिजर्वायर हीराकुंड रिजर्वायर। नीचे की तरफ जाते हुए महानदी चली जाती है क्या कहते हैं बे ऑफ बंगाल में, ये यहाँ से अपना मुहाना बनाएगी बे ऑफ बंगाल में, निकल जाएगी बे ऑफ बंगाल में। ऊपर की तरफ एक नदी जा रही है जो आपको दिख रही है इब, ठीक है, ये इब रिवर है, ठीक है। तो ये था आपका हीराकुंड बांध, हीराकुंड परियोजना कह लीजिए, क्योंकि एक तरीके से पूरी परियोजना है आपकी, पूरी स्कीम है, पूरा प्रोजेक्ट है। और जो एक बांध बना होगा यहाँ पर, बांध मैं दिखाता हूँ बांध का स्ट्रक्चर होता कैसे है, आपको मैं बोल रहा था। एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये देखेंगे आप, एक पूरा स्ट्रेट लाइन होता है बैरेज का, इसको बोलते हैं बांध, ठीक। वो तो रिजर्वायर था, ये जो स्ट्रेट लाइन आप पूरी देख रहे हैं, पूरा एक रनवे टाइप का दिखेगा आपको, ये है बांध। जिस तरीके की इमेज आपने सबसे पहले जहाँ पे मतलब मैंने बताया था बहुउद्देशीय परियोजनाएं, वहाँ पर एक इमेज देखी होगी आपने, तो ऐसा होता है सीधा सीधा एक तरीके से सीधी सीधी पट्टी होती है जिसमें बहुत सारे क्या कहते हैं वो होते हैं गेट होते हैं जिनके थ्रू पानी छोड़ा जाता है, ठीक है। ऐसे एक तरीके से गेट होंगे यहाँ पर जिनके थ्रू पानी छोड़ा जाता है, ऐसे बहुत सारे गेट होते हैं, ठीक। तो ये है आपका बांध जो है हीराकुंड बांध। अब हम देखते हैं भांगड़ा नागल के बारे में। भांगड़ा नागल को अगर आप शुरुआत से जूम आउट करके देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी आपको लाइन दिख रही होगी जो डिवाइड कर रही है, ये लाइन है जो डिवाइड कर रही है हिमाचल प्रदेश को, इस हिमाचल प्रदेश को पंजाब से डिवाइड कर रही है, ठीक है। उसी के बाउंड्री पर जस्ट देखिए यहाँ पर आपको एक क्या कहते हैं पानी का एक तरह स्रोत दिख रहा होगा, पूरा एक पानी का बहुत बड़ा संग्रह दिख रहा हो, संग्रहालय दिख रहा होगा एक तरीके से कह लीजिए। ये है आपका गोविंद सागर, ठीक है, गोविंद सागर है जहाँ पे पूरा पानी इकट्ठा है। और मैं बोल रहा था आपसे कि यहाँ से आती है सतलुज, ये है सतलुज रिवर जो इधर से आती है हिमाचल प्रदेश साइड से, और ये इधर से पूरा आके पूरा गोविंद सागर में पानी भरा रहता है इसका। फिर यहाँ से निकाला जाता है, ये है आपका भांगड़ा डैम, यहाँ से पानी निकाला जाता है, फर्स्ट ओपनिंग है। उसके बाद आपका नागल जो है वो भी इसी नदी पर आगे आपको नागल पड़ेगा। जैसे आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है ये है नागल। ये नागल क्या है, नागल एक गाँव है यहाँ पर जो मतलब पूरा बसा हुआ है, इस वजह से इसको बुलाया जाता है नागल। यहाँ पर जो ये क्या कहते हैं कट है, ये है नागल, और इससे जहाँ से ओपनिंग मिलती है वो है भांगड़ा। तो भांगड़ा नागल इसीलिए एक साथ बोला जाता है, ठीक है। ये सिर्फ डैम है। रिजर्वायर जो है आपका ये है गोविंद सागर रिजर्वायर, पूरा ये लिख के आ रहा है गोविंद सागर, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर बाउंड्री वाइज आप बांट के देखेंगे तो आपका भांगड़ा जो है ये आपका पड़ेगा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, और नागल जो पड़ता है ये बाउंड्री वाइज आ जाएगा पंजाब के अंदर। ठीक है, क्योंकि बाउंड्री देखिए यहाँ से बटी हुई है, आप देख पा रहे हैं, पंजाब इधर है, इधर है हिमाचल प्रदेश। तो इस बाउंड्री के अगर हिसाब से देखा जाए तो आपका जो पहला वाला था भांगड़ा वो पड़ जाएगा आपका क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और जो नागल है जो नीचे है इसके वो पड़ जाएगा आपका पंजाब के अंदर। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट परियोजनाओं के बारे में। अगली जो परियोजना है वो है चंबल। चंबल प्रोजेक्ट पूरा एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा हुआ है। तो बात करें अगर चंबल रिवर की, तो चंबल रिवर प्रोजेक्ट जो है आपका वो सबके दोनों राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, अ रिवर दैट ओरिजिनेट्स एट मऊ, मऊ मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है, एट मध्य प्रदेश, एंड फाइनली मीट्स यमुना नियर इटावा इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था कि क्या कहते हैं जो चंबल रिवर है उसका पाथ कैसे कैसे है। पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश को बांटती है और फिर उसके बाद आगे जाके आपका एमपी और यूपी को बांटती है। ठीक है, उसके बाद आगे जाके इटावा जैसे इटावा अगर सिटी है तो इटावा पार करने के बाद मिलती है आपकी यमुना से। ठीक है, तो ये तो इसका पाथ है, मैप में अभी मैं आपको बता दूंगा। इट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर बोथ द स्टेट्स, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, देयर आर 3 डैम्स एंड 5 इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हाउसेस। ठीक है, 5 जो है आपके क्या कहते हैं 5 विद्युत क्या कहते हैं ग्रह, मान लीजिए विद्युत ग्रह हैं, और आपके तीन क्या है, 3 वो हैं 3 आपके डैम हैं। ठीक है, 3 डैम है, बहुत इंपॉर्टेंट डैम। जैसे से पहला है गांधी सागर डैम इन मध्य प्रदेश नियर क्या कहते हैं राजस्थान बाउंड्री। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ पर है। फिर उसके बाद पड़ता है आपका राणा प्रताप सागर डैम इन रावत भाटा इन राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पड़ता है जवाहर सागर डैम नियर रावत भाटा इन राजस्थान। ठीक है, दीज आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स इन चंबल रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, चंबल रिवर प्रोजेक्ट के अंदर आपके 3 डैम हैं और 5 जो आपके हैं इलेक्ट्रिसिटी हाउस हैं। ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। अब हम देखते हैं इनको मैप्स में कहाँ पर हैं एग्जैक्टली ये। तो जैसे आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये भारत का क्या कहते हैं जो मिडिल वाला पोर्शन है वो है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर आप थोड़ा सा और जूम करेंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान जहाँ पर मिलता है, उदयपुर से अगर उत्तर साइड, उधर से उदयपुर से पूरब के साइड में, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जवाहर सागर क्या कहते हैं डाइम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस जो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस। तो ये तो है आपका सबसे ऊपर वाला, सबसे लास्ट में जो है जवाहर सागर। ठीक है, हम बात करेंगे स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर। ठीक है, ये है गांधी सागर, ये गांधी सागर रिजर्वायर है। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा ये गांधी सागर रिजर्वायर है, और इसका जो डैम है ये आपको बाउंड्री के जस्ट पास में, जैसे ये क्या कहते हैं ये राजस्थान है, ये देखिए आप दिख रहा है यहाँ पर, ये राजस्थान है और ये मध्य प्रदेश है। तो ये बाउंड्री गई हुई है, बाउंड्री के जस्ट पास में दिखेगा आपको गांधी सागर डैम। ठीक है, गांधी सागर डैम जो है बाउंड्री के जस्ट पास में दिखेगा। अगर इसी लीक को आप और फॉलो करेंगे आगे, क्या कहते हैं ये आपकी चंबल जो रिवर है इसी को थोड़ा सा और ऊपर आगे की तरफ फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे राणा प्रताप सागर, ये राणा प्रताप सागर दिखेगा आपको। ठीक है, ये रिजर्वायर है, यहाँ पे आपको दिखेगा राणा प्रताप सागर डैम। ठीक, राणा प्रताप सागर डैम दिख रहा है। और इसी चंबल रिवर पे अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कोटा की तरफ, ये कोटा राजस्थान है, यहाँ पर दिख रहा होगा राजस्थान का जो कोटा सिटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है। तो उससे थोड़ा सा पहले आपको दिखेगा जवाहर सागर डैम क्या कहते हैं, जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, तो ये थी उनकी पोजीशन, और यही चंबल रिवर आगे जाके यमुना से मिल जाती है। ठीक है, उसका पूरा मैंने पाथ जब आपको रिवर्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको समझाया था, ये आगे जाते हुए जाके धीरे आगे और आगे बढ़ेगी तो जाके मिल जाती है यमुना के से। ठीक है, ये ऊपर से आ गई यमुना, और यहाँ इटावा क्रॉस करने के बाद आगे जाके ये मिल जाती है यमुना से। तो ये है कंजक्शन, क्या कहते हैं एक तरीके से संगम, जिसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस पॉइंट। ठीक है, तो ये है संगम, कन्फ्लुएंस ऑफ यमुना एंड रिवर चंबल। अगर इसके एरिया वाइज बात किया तो आपको चंबल का ज़्यादा क्या कहते हैं चौड़ाई चंबल की ज़्यादा दिखेगी, यमुना की कम दिखेगी। अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट जो आपकी परियोजना है उनके बारे में। नेक्स्ट जो परियोजना है ये है आपकी टिहरी। ठीक है, टिहरी डैम परियोजना जो मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टिहरी डैम परियोजना ये क्या है, ये दिस प्रोजेक्ट इज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब संगम पे है, कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स भागीरथी एंड भिलंगना। ठीक है, भिलंगना और भागीरथी के कंजंक्शन पे है, एक तरीके से कह लीजिए संगम पे है, और ये उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक, तो उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है आपका, वो है टिहरी प्रोजेक्ट। अंडर दिस प्रोजेक्ट टिहरी डैम एंड अनदर केस क्या कहते हैं कोटेश्वर डैम प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो टिहरी डैम तो आपका बना हुआ है और सबसे ऊंचा डैम है इंडिया का, क्या कह लीजिए पूरे एशिया का सबसे ऊंचा डैम है,
और जो कोटेश्वर डैम है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट क्या कहते हैं बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये 2 डैम है इस क्या कहते हैं परियोजना के अंदर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर प्रोजेक्ट ऑफ द एशिया एंड द 5th इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर जब ये प्रोजेक्ट पूरा बन के तैयार हो जाएगा, ये पूरी तरीके से चलने लगेगा, तो ये आपके एशिया का सबसे फर्स्ट हो जाएगा और आपके वर्ल्ड का 5th हो जाएगा। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर का सबसे बड़ी रिवर परियोजना हो जाएगी। अभी मैं इन दोनों को एक साथ दिखाऊंगा। नेक्स्ट है आपका नर्मदा वैली परियोजना, जो क्या कहते हैं नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट है क्या है कि अंडर दिस प्रोजेक्ट देयर इज अ टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 बिग डैम्स एंड 135 मीडियम लेवल डैम्स एंड 300 स्मॉल डैम्स। मतलब 30 बड़े डैमों का निर्माण किया जाएगा, 30 बड़े डैम्स का निर्माण किया जाएगा और 135 जो है आपके मीडियम लेवल के जो डैम होंगे वो बनेंगे और लगभग 300 स्मॉल डैम्स बनेंगे। ठीक है, आज भी थोड़ा सा नॉइस में डिस्टर्बेंस है, दिन में आजकल यहाँ पर रोज़ क्या कहते हैं भक्ति का प्रोग्राम हो रहा है। कल से वीडियो रात के टाइम रिकॉर्ड की जाएगी, तो आपको कोई ये नॉइस डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, इनमें अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट बड़े 2 डैम्स के बारे में, तो है आपका सबसे पहला इंदिरा सागर, जो पड़ता है आपका MP के अंदर, मैंने आपको लिस्ट में बताया था। और नेक्स्ट जो आपका है वो है सरदार सरोवर, ये पड़ता है आपका गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये 2 डैम है। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ दोनों को। तो अगर एक लार्ज इमेज से देखेंगे आप, मतलब जूम आउट करके देखेंगे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि उत्तराखंड में आपको दिख रहा होगा एक तहरी डैम। जूम इन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपका पूरा एक सागर है, जो कि 2 नदियों के संगम पर है। ठीक है, एक नदी नीचे से आती है और एक नदी यहाँ से रहती है, दोनों भागीरथी और भिलंगना जो आपकी नदी है, उसके भिलंगना नदी के संगम पर है तहरी डैम। ठीक है, ये आपका एशिया का सबसे ऊँचा डैम है। ठीक, नेक्स्ट जो डैम बता रहा था मैं आपको, वो है आपका सरदार सरोवर और आपका क्या कहते हैं इंदिरा सागर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सरदार सरोवर और यहाँ पे एक नर्मदा नदी है, ये पूरी नर्मदा नदी है। इस पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा इंदिरा सागर। ठीक है, ये आपका इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर रिजर्वायर है, इसी में आपको डैम दिखेगा एक जगह। तो ये लोकेशंस जो मैंने आपको बताई, ये सिर्फ आपको एक तरीके से अंदाज़ा लग जाए कि हाँ कौन सा डैम है कहाँ पर। ये देखिए सरदार सरोवर जो आपका गुजरात में पड़ता है, अगर जूम आउट करेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये गुजरात में दिख रहा है आपको। और जो आप ये बड़ा सा रिजर्वायर दिख रहा है, ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, आज थोड़ा सा वीडियो जल्दी भी बन रही है। अब हम बात करते हैं आगे की जो परियोजना है उनके बारे में। नेक्स्ट जो है आपका किशन गंगा प्रोजेक्ट। तो किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है आपका मोस्ट डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था। फाइनली जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हेग में, उसने 2013 में इंडिया को ये परियोजना बनाने के लिए क्या कहते हैं अलाउ कर दिया। इंडिया इसमें ये केस जीत गया और इंडिया को एक क्या कहते हैं प्रोजेक्ट पूरा करने का एक तरीके से लाइसेंस मिल गया। ठीक है, इट इज़ अ प्रोजेक्ट इन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या किशन गंगा नदी पर है, ये एक ट्रिब्यूटरी नदी है झेलम की। और इसमें हो क्या रहा है, इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि जो एक टनल बनाई जाएगी, एक टनल बनाई जाएगी। अंडर दिस प्रोजेक्ट देयर इज़ अ प्लान ऑफ 24 किलोमीटर लॉन्ग टनल बाई विच द वाटर ऑफ किशन गंगा इज़ डाइवर्टेड टू द झेलम रिवर बेसिन। ठीक है, तो जो किशन गंगा जो नदी है वो ऊपर एक नदी है। अगर हम भारत की बात करें, अगर भारत का ये ऐसे मैप बनाते हैं हम यहाँ पर, तो जो पीओके वाला एरिया है, पीओके वाला एरिया और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और पीओके वाले एरिया के बीच में से एक नदी निकलती है, एक तरीके से बाउंड्री बना देती है, तो वो है आपकी किशन गंगा जो रिवर है। इसी में से एक परियोजना बन रही है जो इसके नीचे आएगी और यहाँ पर वुलर लेक जो है जहाँ से निकलती है झेलम नदी, बाद में जाके पाकिस्तान में चली जाती है, तो इसी बीच में बनाई जाएगी टनल। ठीक है, यहाँ पर एक 24 किलोमीटर की टनल बनाई जाएगी लंबी, जो इसके पानी को यहाँ तक लेके आएगी। ठीक है, इसमें लगाया जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो आपका प्लांट है, जहाँ से आपकी जिसका टारगेट क्या है कि 330 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ 330 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 330 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ क्या कहते हैं प्रयोग की जाएगी। इसमें पाकिस्तान का कोई नुकसान भी नहीं है और जो क्या कहते हैं ट्रीटी के तहत 20% जो वाटर यूज़ करने को इंडिया अलाउ है, ये सब क्या कहते हैं अपनी पूरी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। इस वजह से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने इंडिया को ये क्या कहते हैं अलाउ कर दिया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये तो थी वो जो पूरी बातें जो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में याद ही रखनी है। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर की काफ़ी महत्वाकांक्षी एक परियोजना थी और इस पे एक तरीके से भारत की एक तरीके से जीत हुई और अब भारत इसको पूरा करने के लिए एक तरीके से तत्पर है।
ठीक है। इसमें याद करने वाली बात यह है कि जो आपका यहाँ पर एग्जैक्टली डायरेक्टली उसमें नहीं आता है, वुलर झील में नहीं आता है, यहाँ पर एक और सहायक नदी है झेलम की, उसमें आता है, उसके थ्रू उसके बाद में वुलर लेक में आ जाता है, जो कि झेलम की क्या एक तरीके झेलम में पानी मिल जाता है बाद में जाके। ठीक है, अब हम देखते हैं साउथ इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट जो क्या कहते हैं परियोजनाएं हैं उनके बारे में। एक तो है आपका नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, जो आपका है क्या कहते हैं कृष्णा रिवर पर है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट ऑन रिवर कृष्णा। दिस प्रोजेक्ट इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश का गुंटूर डिस्ट्रिक्ट एंड तेलंगाना का क्या कहते हैं आपका नालगोंडा जो है नालगोंडा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो आपका आंध्र प्रदेश का है, एक आपका तेलंगाना का है। तो मैंने जैसे बताया था कि ये पहले क्या कहते हैं दोनों स्टेट एक ही हुआ करते थे, तो उस टाइम पे ये परियोजना शुरू हुई थी और काफ़ी पुरानी परियोजनाओं में से एक है। इट इज़ एन ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया विच आर यूज्ड नॉट ओनली फॉर द इरीगेशन प्रोसेस, मतलब जो सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं यूज होते थे बट ऑल्सो फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ठीक है, ये उन परियोजनाओं में से एक है जो भारत ने शुरुआत की थी, ना सिर्फ सिंचाई के लिए, मतलब जिसमें सिर्फ सिंचाई ही नहीं होती थी, सिंचाई के साथ साथ क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी बन रही थी। ठीक है, ये उनमें से एक है। नेक्स्ट जो आपकी है, मैं इसको भी मैप में दिखा दूंगा आपको। नेक्स्ट जो आपकी है पोलावरम जो प्रोजेक्ट है वो आपको क्या कहते हैं अभी क्या कहते हैं इसकी अनुमति मिली थी 2014 में, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया था, पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया गया था। ये क्या है आपका वेस्ट गोदावरी पे डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये तो हैं 2 आपके जो सदर्न इंडिया के थे। इसके बाद अगर बात की जाए तो भारत के कुछ मतलब एक तरीके से OMU साइन हुए, जिन पे उसके बाद भारत ने काम शुरू किया इन 2 प्रोजेक्ट्स पे। तो ये आपके दोनों हैं क्या कहते हैं जो भारत और किसी और कंट्री के बीच में है। तो ये आपका है पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। पंचेश्वर जो मल्टीपर्पज़ क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है वो है इंडिया एंड नेपाल के बीच में। और जो आपका नेक्स्ट है बुनाका प्रोजेक्ट, ये है आपका भूटान और इंडिया के बीच में। ठीक है, इतना याद रखिए, इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा इसमें। अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ नागार्जुन सागर, और उसके बाद ये हमारा लास्ट परियोजना थी जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आप बड़े मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा सदर्न क्या कहते हैं जो आपका साउथ इंडिया है, उसमें आपको दिखेगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर ये तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपको बाउंड्री दिख रही होगी, उसके बॉर्डर पर एक रिजर्वायर है, इसको बोला ये है नागार्जुन सागर रिजर्वायर। ठीक है, तो नागार्जुन सागर है ये, और यहीं पर आपको आंध्र प्रदेश की साइड में आपको दिखेगा एक डैम जिसका नाम है नागार्जुन सागर डैम। ठीक, तो ये है इसकी मैप में लोकेशन जो मैंने आपको दिखा दी। तो इसके साथ ये जो ब्रॉड डिस्कशन था वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और जो मैंने पहले लिस्ट आपको दी थी वो आपको याद करनी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और जो ये परियोजनाएं बताई मैंने, ये भी आपको याद ही करनी है। ठीक है, एक भी चीज़ इसमें से आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर पे कौन सी परियोजना है। जैसे कि जो भी रिवरें हैं चेनाब पे जितने हैं वो याद कर लीजिए आप। झेलम पर एक है उरी वाला, फिर सतलुज पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट वन है ये सब एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है और आपको पता भी नहीं होता है कि वो कहाँ से पूछा गया। तो इंपॉर्टेंट तो आपको याद ही रखने हैं, कुछ और जो छोटी परियोजनाएं हैं वो भी आप याद रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज का जो हमारा डिस्कशन था उसमें हम इतना ही देखेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है वो कोई अलग टॉपिक पे होगा। जिन लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है वो एक बार फिर से जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। होम के बाद आपको वीडियोस का सेक्शन मिलता है, फिर लास्ट में प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलता है। वो हर वीडियो के बाद मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, वहाँ से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।